नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग यहाँ मिल पा रहे हैं। आपका ये 5,000 बैच है, इसके लिए 5,000 प्रयास हो चुके थे, तब जाके ये बैच आज आपके सामने लाइव हो पाया। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक बार फिर से कमेंट कर देंगे, रिदम बन जाना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे नंदन कुमार कह रहे हैं लाइव नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है यार, हम अपने जबान के पक्के हैं, ठीक है। अज्जू भी क्लास में आ चुके हैं, नेहा सक्सेना, नितेश यादव, और कौन कौन है बताना यार एक बार। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे कि सर हम ऐसे ऐसे बच्चे आ चुके हैं, तो भैया मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको दे देता हूं। ये लीजिए इंपॉर्टेंट मैसेज। ये तो लाइक क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि जितना हो सके आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। ट्रस्ट एज मच एज यू कैन एंड थिंग्स विल बी गोइंग पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना हो सके चीजें आप समझिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, जितनी भी चीजें होंगी सब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके चीजों को बहुत अच्छा लेके जाइएगा। मैं हूं, चीजें कर रहा हूं और करता रहूंगा, ठीक है। चलो इंतजार करेंगे कि आप चीजों को उस दिशा में लेकर आए। स्टार्ट करते हैं चीजों को। ये क्लास लेना आज इसलिए भी जरूरी था कि ये 5वां दिन था जब क्लास शेड्यूल हो और नहीं हो पाए, और 5,000 बैच का नाम था, तो मुझे लगा कि भाई आज तो क्लास ले ही लेते हैं। एक अज्जू सैनी ही दांत दिखा रहा, अज्जू बहुत मारूंगा, ठीक है। अज्जू लाडले मैंने तेरे जैसे देखे हैं, हरियाणा से है अज्जू। चलो स्टार्ट करते हैं। और हरियाणा से आप सभी समझते हैं कि एक अलग लगाव है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई मैं ठीक हूँ। चलिए मिक्स प्रैक्टिस सेट भैया। हाँ रुक जा। देखिए तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा बैच के बारे में। ये आखिरकार सुपर 5,000 है क्या। देखो कई बार ना आपको कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। सर एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। सर ऐसा तो नहीं होगा पेपर में जाके पेपर ही ना हो। सर हम पढ़ तो लेते हैं पर चीजें याद नहीं रह पाती। सर हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि सर हमें यही पता नहीं लगता कि पेपर में सवाल कैसा बनेगा। ये कुछ ऐसी समस्याएं जो हर बच्चे को आती ही आती हैं। साले ये आती भी कम है जब आप कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम की तैयारी करते हो। कारण क्या है। कारण वही सिंपल है कि अगर आप ये सोचते हो कि आपको लग रहा है कि सर ऐसे तो हमारे समझ से बाहर है, हमें तो नहीं पता लगेगा, तो भाई आप एक काम करिए, एसएससी के एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए, मेजरली एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, ठीक है, जीडी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब इंस्पेक्टर बनने से लेकर और आर्म फोर्सेस के अंदर कांस्टेबल बनने तक की तैयारी आपकी एक ही बैच से हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। ये बैच किसके लिए फायदेमंद है। सर क्या इसको फ्रेशर पढ़ सकते हैं। देखो यार, फ्रेशर बच्चे इसको नहीं पढ़ सकते। ऐसा बच्चा इसको जरूर पढ़ सकता है जो एक बार कहीं पे भी पढ़ चुका हो, मुझसे पढ़ाओ किसी से पढ़ाओ, वो बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई कंप्लीटली फ्रेशर है तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कंप्लीटली फ्रेशर ही है तो वो क्या करे, वो जीत राणा जीएस पर जाए और वन शॉट वीडियोस देख ले। जीत राणा जीएस पे जाके जीएस की वन शॉट वीडियोस देख ले जो कोर्स में डली हुई हैं। आपका काम तब भी बन जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है। ये क्लास नंबर 1 है और आज से ही हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 पहले हो चुकी थी बट कुछ कारणों की वजह से हटाना पड़ा। हम क्लास 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बगैर परेशानी के। बहुत प्यारे तरीके से मैं आपको बता दूं, ये एक पेड बैच है, उसकी डेमो क्लास है। केवल आज पहली बार होने की वजह से ही आपके सामने आ रही है, कल से ही आपके सामने नहीं आएगी। इस बैच का नाम है एसएससी स्पेशल बैच। 150 दिनों के अंदर मैं आपको जितना हो सकेगा अधिकतम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस यहां करा दूंगा। और इसमें क्रमखंड रहेगा आलोक, ठीक है। क्रमखंड रहेगा आलोक इसमें। जैसे कि मैं इसमें आपको पॉलिटी के 1000, हिस्ट्री के 2000, स्टैटिक जीके के 1000, इकोनॉमिक्स के 500, ज्योग्राफी के 500 और अपडेट 2026 जून तक कोई भी एग्जाम हुआ है तो वहां तक का भी सारा कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो टेंशन फ्री होकर चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है, याद रखना। स्टार्ट करें। खेच मीटर लो, फिर आकाशवाणी तक अगली आवाज। पहला सवाल आपके सामने है और ये सवाल वो है जो 2025 में आप देखेंगे पहली शिफ्ट में आया था, सीजीएल 2025-26 में, ठीक है, याद रखेंगे। 25 में आया था, 26 सितंबर में। आप सभी जानते हैं कि 2022 में जब एग्जामिनेशन सीजीएल का हुआ था तो उसमें मैंने चीजों को बहुत अच्छे स्तर पर किया था और कारण यही था कि मैं जीएस को अंदरूनी तरीके से समझता हूं, इसी वजह से बता रहा हूं, ठीक है। चलो आज की क्लास यूट्यूब पे बिल्कुल रहेगी, ठीक है। ये दोबारा से डेमो है, इसका री डेमो एक्चुअली है, ठीक है। पहला डेमो हटाना पड़ा था।
क्वेश्चन कुछ सिमिलर होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे। मैंने अपने एंड से बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें डाल दिए ताकि आपको बोरियत फील ना हो। ठीक है, बेहतरीन सवाल रहेंगे। क्वेश्चन का आंसर करिए। इसमें पैटर्न क्या रहेगा मैं पहले ही बता दूं। पैटर्न इस बैच के अंदर यह है कि मैं हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को एमसीक्यूएस बेस पर कराऊंगा। टॉपिक्स को एमसीक्यूएस बेस पर कराऊंगा। टॉपिक्स को एमसीक्यू बेस पर कराऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड कराऊंगा। अब एमसीक्यू बेस्ड का मतलब है कि इसमें पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, हर एक चीज करूंगा, और इसमें आपको जेआरएसएस भी मिल जाएगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस बैच विल गॉट जेआरएसएस। जीत राणा सुपरशीट आपको मिल जाएगी। जीत राणा सुपरशीट का भौकाल रहा है। जीत राणा सुपरशीट में क्या होता है, आपको हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले आ चुका है वो सब का सब पीवाईक्यू एक तरफा मिल जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम का अलग अलग, एसएससी का अलग है, रेलवे का अलग है, स्टेट पुलिस का अलग है, पर जेआरएसएस आपको मिल जाएगा। जेआरएसएस की पूरी फुल फॉर्म है जीत राणा सुपरशीट। ठीक है, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं कौन कौन से टॉपिक्स लूंगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई जी एंशिएंट हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैं पहला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा ओरिजिन ऑफ ह्यूमन पढ़ाऊंगा। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा स्टोन एज पढ़ाऊंगा आपको, स्टोन एज भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, स्टोन एज। तीसरा पढ़ाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वैदिक एज पढ़ाऊंगा। देन मगध पढ़ाऊंगा, मगधा। देन मौर्यंस पढ़ाऊंगा, ये हिंदी में भी सेम ही है, समझ गए। लेटर मौर्यंस पढ़ाऊंगा, विदेशी आक्रमण पढ़ाऊंगा। लेटर मौर्यंस हो गया भाई जी, विदेशी आक्रमण हो गया, और इसके अलावा गुप्ताज हो गया, लेटर गुप्ताज हो गया एंड लेटर गुप्ताज हो गया। लेट गुप्ताज एंड लेटर गुप्ताज, ये सब चीजें यहां पर कराऊंगा। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, चलिए भाई, प्रणाम अनुपम। आज आपको यहां देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रागैतिहासिक कालों का सही क्रम बताता है? प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम आपका ये बताता है। यह कौन सा क्रम है? पहले आप समझिए बच्चा, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो स्टोन एज है या एंशिएंट हिस्ट्री है, ये तीन भागों में बंटती है। मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इस पेज पर देना चाहूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के तीन खंड होते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसके तीन टुकड़े होते हैं। एक होता है प्री हिस्टोरिक होता है पहला। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक होता है, और तीसरा होता है हिस्टोरिक। ये तीन खंड आपको देखने को, हिस्टोरिक यानी तीन खंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब है प्राक ऐतिहासिक काल है, प्राक ऐतिहासिक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक होता है, और अगला सवाल क्या होता है, ये होता है ऐतिहासिक होता है। बात आई समझ में? तो ये इस तरीके से हिसाब किताब इसका पूरा चलता है। बेसिस क्या है? ठीक है, बेसिस क्या है वो बता दीजिए, कारण क्या है बता दीजिए। सर किस बेसिस पर आधारित कर रहे हैं? विभाजन का आधार क्या है? साक्ष्य। विभाजन का आधार है साक्ष्य। विभाजन का आधार क्या है? विभाजन का आधार साक्ष्य, एविडेंस। साक्ष्य, एविडेंस है। विभाजन का आधार है एविडेंस यानी साक्ष्य। अब साक्ष्य कैसे कैसे हैं वो भी समझ लीजिए। मतलब से लिटरेरी सोर्सेज जितने भी आपके होंगे, मतलब यहां आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, खाली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, लॉजिकल सोर्सेज होंगे, यानी पुरातत्व इसके अंदर साक्ष्य होंगे, जमीन में खोद के पाए गए साक्ष्य जैसी चीजें होंगे। आद्य ऐतिहासिक क्या होंगे? सर आद्य ऐतिहासिक वो साक्ष्य होंगे, आद्य ऐतिहासिक वो होंगे जहां पर आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों हों। आर्कियोलॉजिकल भी चीजें हों और लिटरेरी भी चीजें हों। आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी दोनों हों। ठीक बात है, आर्कियोलॉजिकल भी हों, लिटरेरी भी हों। और तीसरा आता है मेरे भाई लिटरेरी सोर्स आपको देखने को मिलता है। लिटरेरी होता है यानी साहित्यिक क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। साहित्यिक क्षेत्र भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्थिति कुछ इस प्रकार से इसकी रहती है। चलो, ठीक है, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या नहीं है सर।
ठीक है सर। तो अब इसमें समझिए पुरातत्व साक्ष्य होते हैं जो जमीन में मिले हों, ठीक है, जमीन में मिले हों, एंड आर्कियोलॉजिकल। और मेरे भाई इसमें क्या होता है, ये वो होते हैं जो मतलब जिनके साथ कोई लिखित चीज नहीं होती। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं यहां पर लिटरेरी सोर्स होते हैं, साहित्यिक सोर्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बट ये रीडेबल नहीं होते, दीज आर नॉन रीडेबल, इनको पढ़ा नहीं गया है। जो रीडेबल सोर्स होते हैं वो आते हैं यहां पर, ये रीडेबल हैं और जिनसे चीजें भी समझ में आती हैं, जिनको पढ़ा जा सकता है, वो चीजें आपको यहां आती हैं। पॉइंट निकल कर आता है प्री हिस्टोरिक एज के अंदर थोड़ा सा बताइए सर, प्री हिस्टोरिक एज के कितने हिस्से हो सकते हैं? इसके दो हैं मेरे भाई, एक है स्टोन एज, एक है मेटल एज। स्टोन एज है, दूसरी मेटल एज है। एक स्टोन एज, एक मेटल एज है। स्टोन एज के तीन हिस्से हैं, स्टोन एज के तीन हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? सब पहले पूरा पाषाण पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण पैलियोलिथिक, देन आपका है पाषाण पैलियोलिथिक है, देन मध्य पाषाण, मध्य पाषाण, देन आपका नव पाषाण। तो ये तीन हिस्से होते हैं। मेटल एज में पहले ताम्र आती है, फिर लोह आती है, ताम्र और लोह आती है। यहां क्या आती है सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, वैदिक आती है। और फिर महाजनपद से लेकर और 711 एडी तक ये वाला हिस्सा आता है। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया कि सर इसका डिवीजन कैसे होता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें पूछा है कि क्रमखंड बताइए, सीजीएल ये पूछता है, आप क्रमखंड बताएंगे, ठीक है। प्रोविंशियल किंगडम भी कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, धातु, ये करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया है, बहुत आसान होगा। तथास्तु की ज्योग्राफी थोड़ा सा बस स्थिति थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, ठीक है, और जैसे ही होगा मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप जो प्री हिस्टोरिक टाइम के पीरियड को पढ़ना चाहते हो, नहीं तो उस चीज को आप किस नाम से जानोगे? इस चीज को आप क्या बोलोगे? शंकर भाई बताइए। ये 5000 बैच है। अनुपम आज नहीं भाई। हाँ यार विशांत हो जाएगा, ये सीजीएल का ही बैच है। देखिए इतिहास का वो कालखंड जिसका आप अध्ययन करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। जी हाँ, हिस्ट्री का मतलब होता है कॉर्नोलॉजिकल जिकल पास्ट इंसिडेंस। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान होता है। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री जो होती है आपकी, हिस्ट्री के इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख का अध्ययन जो होता है वो आप यहां देखते हैं, अभिलेख का अध्ययन आप यहां पर देखते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे काम करता है। करेक्ट आंसर होगा ए। तीसरा, भारत में पाषाण काल के अनुसंधान की शुरुआत किसने करी थी? स्टोन एज की जो खोज है वो सबसे पहले किसने करी? तो बात बहुत पुरानी है, इट्स अबाउट 1863। मेरी बात को समझना, ये बात है 1863 की। पल्लवरम तमिलनाडु में स्टोन एज के हथियार मिलने लगे। पल्लवरम तमिलनाडु में, पल्लवरम में स्टोन एज के हथियार मिलने शुरू हुए। स्टोन एज के हथियार मिलने शुरू हुए, हथियार मिलने शुरू हुए, मिलने शुरू हुए। तो स्टोन एज के हथियार जो थे वो मिलने शुरू हुए। ठीक है, चलो। तो अब इसमें क्या है कि 1863 में क्या होता है, पल्लवरम में स्टोन एज के हथियार मिलने शुरू होते हैं। तो ये मिलते हैं पहली बार रॉबर्ट ब्रश फूट को। तो रॉबर्ट ब्रूश फूट इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। कनिंघम को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पितामह, भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह इनको कहा जाता है, फादर कहा जाता है, क्योंकि 1861 में यही एएसआई को स्टैब्लिश करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राम राम डुगू। दूसरा है जॉन मार्शल कौन है? जब 1921 में हड़प्पा की खोज की जाती है तो ये एएसआई के चेयरमैन थे। मार्टिन व्हीलर कौन है? व्हीलर 1944 के अंदर ये एएसआई के हेड थे। 1944 के अंदर ये एएसआई के हेड थे। दैट वाज द मार्टिन व्हीलर। ठीक बात है, ओके सर, याद रखोगे, परफेक्टली याद रखना। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया? प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब है वो समय जहां आपको कोई भी लिटरेरी सोर्स ना मिला हो। ठीक है, जहां आपको कोई भी लिटरेरी सोर्स ना मिला हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो।
रोहित, बात थोड़ी ना उसकी नहीं है, स्वास्थ्य की नहीं है बात, थोड़ा सा की है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेंगे करेंगे ना, अपन जल्दी करेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे ऐसे होना भी एक बड़ी बात है आज। नमस्कार। आप लोगों के जो एक समर्थन रहता है ना, वो हमेशा बचा के रखता है। देखो, पत्थर के उपकरण लेखन की जो अनुपस्थिति है, स्टोन टूल मिलते हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ राइटिंग रहता है, मतलब जो लिटरेरी सोर्स है वो नहीं रहते, लिटरेरी सोर्स आपके नहीं रहते। क्योंकि लिटरेरी सोर्स नहीं रहते, स्टोन टूल्स रहते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल हुए। अगर आर्कियोलॉजिकल चीजें मिलती हैं, लिटरेरी सोर्सेस नहीं मिलते, तो सीधी बात है यह आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। और वैसे भी शुरुआती तौर पर मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, नमस्कार सुष्मिता, आगे बढ़िए, बताइए। अच्छा, ये सवाल देखो कब आया था, ये 2026 में आया था। इतना लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है। आगे बात करिए। मानव गतिविधि और सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं। ये जस्ट सवाल आया था, सीजीएल का था, इसलिए मैंने पहले कराया। ठीक है, चलिए। और दूसरा, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो एनटीपीसी का है ये, इस वजह से यहां पर आया है। तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। आगे बढ़े। प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के उपकरण मुख्य रूप से इतिहासकारों को क्या समझने में मदद करते हैं। आपको कोई स्टोन टूल मिल गया, राइट, चलो। आपको कोई कोई भी एक ऐसा टूल मिल दिया, ठीक है, चलो। तो मेरी समझ में क्या बात आती है, प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के उपकरण मुख्य रूप से इतिहासकारों को क्या समझाते हैं। महापाषाण संरचनाओं का निर्माण नहीं, ये खंडहरों से समझा जाता है, रूइंस से समझा जाता है। बाय रूइंस ये समझाता है, खंडहर, खंडहर इसको समझाते हैं। प्रारंभिक मानव जीवन शैली और अस्तित्व की तकनीकें ये ज्यादा समझाती हैं, करेक्ट है। लिखित लिपियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिटन स्क्रिप्ट। भाई रिटन स्क्रिप्ट जो होती है वो कभी भी हमें एग्जिस्टेंस नहीं समझा सकती, क्योंकि रिटन जो चीजें हैं वो हमें केवल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मिली हैं। नेक्स्ट, प्राचीन व्यापार मार्ग, ट्रेड रूट्स आपके कभी भी पत्थर के उपकरण नहीं बता सकते, मार्ग या फिर आपकी पगडंडियां इसको बता सकती हैं। ठीक है, याद रखें, करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़िए। मानव जाति के प्रारंभिक विकास का प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, सर इसको पुरापाषाण, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, कॉमनली नोन एज ह्यूमन बीइंग। मानव जाति के प्रारंभिक विकास में जो प्रागैतिहासिक काल है उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में आप बताइए। ओल्ड स्टोन एज ही आपकी पुरापाषाण काल है, इसी को पैलियोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। अब इसमें क्या पूछ लिया, इसमें पूछ लिया कि पैलियोलिथिक साइट कौन सी है। ठीक है, अब आप क्लास में देख रहे हो कि एक ऐसा बच्चा जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का है ना, वो यहाँ आके हमें बता रहा है कि सर आप ये कर लो, जो आप कहेंगे वो कर देंगे। ठीक है, हर ऑप्शन को हम कर देंगे, हर को कर देंगे। ठीक है, अंश को नहीं करेंगे। अब ये तो कह रहे हो अंश होते हैं ना, अंश और हर, हर का मतलब होता है डेनोमिनेटर, तो इसको अपन कर देंगे, डेनोमिनेटर का मतलब मेहरगढ़। सर ये फेमस है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट के तौर पर, क्या कह सकते हैं कि यह आपके जौ और गेहूं के साक्ष्यों के लिए फेमस है, जौ और गेहूं साक्ष्य के लिए फेमस है, गेहूं साक्ष्य के लिए फेमस है। हुसंगी कर्नाटक में है, आश राख के टीले के लिए फेमस है, और ये पैलियोलिथिक साइट है, ये नियोलिथिक साइट है, ये नियोलिथिक साइट है। बुर्ज होम, इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में है, इसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किया गया, दैट इज एट जम्मू एंड कश्मीर। एंड मेरे भाई यह नवपाषाण की है, दिस इज नियोलिथिक, नियोलिथिक साइट है आपकी ये, है ना। एंड द चिरान, ये बिहार की साइट है, मर्त भांड यानी पॉटरी के लिए फेमस है, ये भी नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, कुल्हाड़ियां कहां से प्राप्त हुई हैं, बताइए। सर अतिरंपकम तमिलनाडु, पल्लवरम तमिलनाडु, इन दोनों ही जगह से आपकी हैंड एक्सेस रिसीव हुई हैं। पहली बार पल्लवरम में मिली थी 1863 में, रॉबर्ट ब्रूशफूट को, ब्रूशफूट को मिली है, रॉबर्ट ब्रूशफूट को यहां पर मिली है। कोई दिक्कत है नहीं सर, ठीक है चलो।
साइनी वुड कह रहा है इन सर्च ऑफ गोल्ड आई फाउंड जीत राणा सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है पुरापाषाण काल के औजार मुख्य रूप से किस पत्थर के बने होते थे। ये सवाल आप लोगों के लिए नया हो सकता है, सीजीएल 2018 का सवाल है। आप इसके बारे में बताओ और थोड़ा बताओ आप सब लोग कैसे हो। हाँ डुगू, ये एक्चुअली डेमो रिपीट हो रहा है, ये डेमो नंबर 1 ही है। लास्ट क्लास में कुछ इश्यू हो गया था, इस वजह से वो क्लास हटानी पड़ी। तो नए क्वेश्चन इसमें बाद में एड ऑन किए हैं, ऐसा नहीं है नए क्वेश्चन एड ऑन नहीं है, नए क्वेश्चन एड ऑन है। 30 के बाद सारे नए क्वेश्चन हैं, 20 के बाद ही है शायद से। ठीक है भाई, RWA बैचेस, मैं थोड़ा सा भी ठीक नहीं हूं। ठीक है, भाई ये क्वार्टजाइट के पत्थर होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। बेसोल्टिक चट्टानें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि बेसोल्ट की चट्टानें इतनी मजबूत नहीं होती कि उनसे हथियार बनाए जा सके। जो बेसोल्ट की चट्टानें होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती कि इनसे ऐसे जो है चीजें बनाई जा सके। क्वार्टजाइट सबसे मजबूत है इसमें, इसी से चॉपर बनेगा, है ना, चॉपर बनेगा, हस्त कुठार बनेगा, हैंड एक्स बनेगा, क्लेवर बनेगा, वो सब इसी से बनेगा। ठीक, सैंडस्टोन बहुत नाजुक होता है। बेसोल्टिक चट्टानें काली चट्टानें होती हैं, काली चट्टानें होती हैं, हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी नहीं है। और ये हथियार मेजरली नॉर्थ इंडिया में पाए गए हैं और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। सैंडस्टोन कमजोर है। ग्रेनाइट की अवेलेबिलिटी भी वहीं होती है जहां काली चट्टानें होती हैं। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। ये लीजिए, मध्य पुरापाषाण काल के दौरान भारत में शल्य आप शल्य औजार बनाना चाहते हो, मैंने इसका उदाहरण लास्ट क्लास में बताया था। जैसे ये मेरे पास कोई पत्थर है, अगर मैं इसका शल्य औजार बनाना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर से एक परत उतार लूंगा, ऐसे प्यारी सी एक परत उतार लूंगा ऐसे। ये परत का उतारा जाना, ठीक है, परत का उतारा जाना, इसको बोल देता लेवलाइज टेक्निक। परक्यूशन मेथड क्या होता है, पत्थर में चोट मारकर उस पत्थर को तोड़ देना। ठीक है, ऐसे पत्थर है आपके पास, तोड़ दिया, नहीं। ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती। प्रेशर फ्लेकिंग ये होती है जो आप किसी पत्थर को दबा के, किसी चीज के नीचे दबा के उसको एक नए औजार में बदल दो, तो ये चीज तब तक डेवलप नहीं हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है लेवलाइज टेक्निक। निम्नलिखित में से फ्लेक कल्चर किसको कहा जाता है। देखो मेरी बात को यहीं पर मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेवलाइज टेक्निक में मैं इसलिए भी आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस से फ्लेक, बोरर्स, बोरर्स बोलते हैं बेधक, और खुरचनी, स्क्रैपर आपके बने थे। और इसका जो संबंध है पैलोलिथिक एरा से है, मिडल पैलोलिथिक एरा से। ये मिडल पैलोलिथिक एरा से रिलेट करता है। दिस इज मिडल पैलोलिथिक एरा, पैलियोलिथिक एरा से रिलेट करता है। यही वो सवाल ही पूछा गया, तो ये मिडिल पैलोलिथिक एरा से है। अब मेरी बात को समझना, ये सवाल एनटीपीसी 2025 में है, लेकिन इसका पहले सवाल ये सीजीएल 2019 में आ चुका है। देखो टीसीएस के सवालों को तो मैंने घोट के पिया हुआ है, ठीक है। जब तुम पढ़ने की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होगे तब तक मैंने इसका एक जूस बना दिया था, और आप जब पढ़ना शायद शुरू आपने नहीं किया होगा, उससे पहले मैं जूस को पी गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में 2026 तक कोई ऐसा पीवाईक्यू है जो मेरी आंखों के आगे से निकला ना हो और जीएस के सेक्शन का हो, तो बहुत मुश्किल है। होमोसैपियंस का उदय किस काल में होता है। होमोसैपियंस हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार है। आपने एक थियरी सुनी होगी कि इंसान बंदर से ही बना है, जो कि एक गलत थियरी है। देखिए हम ह्यूमनॉइड से बने हैं, मतलब देखो मैं तो नहीं बना बंदरों से, बाकी लोग का मुझे नहीं मालूम, बट हम ह्यूमनॉइड से बने हैं। मनुष्य ह्यूमनॉइड से बने हैं। जो बंदर प्रजाति है वो हमारे जैसी है, पर हम वो नहीं है, राइट। होमोसैपियंस का साइंटिफिक नेम होता है एक बुद्धिजीवी, ठीक है। एक बुद्धिजीवी जो होता है उसको कहते हैं। 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में इसका जन्म हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अपर पैलोलिथिक एज में इसका जन्म हुआ है। अपर पैलोलिथिक एज का टेन्योर जो आपको देखने को मिलता है वो 40,000 से 10,000 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। 10,000 बीसी के बीच में देखने को मिलता है, बात आई समझ में। तो ये वो पीरियड आपका होगा, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से इस चीज को आप समझ जाएंगे।
आगे हम बात करते हैं, भारत के किस काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? देखो, शुतुरमुर्ग के अंडे आपको सबसे पहले मिलते हैं महाराष्ट्र में। ये अपर पैलोलिथिक एज में पाए जाते थे, अपर पैलोलिथिक एज में पाए जाते थे, अपर पैलोलिथिक में। रीजन, ये 7000 वर्ष पूर्व या पहले पाए जाते थे, या आपको कहूं 9000 वर्ष पहले, क्योंकि ये 7000 बीसीई के आसपास पाए जाते थे। तो इसको हम बोल देते हैं अपर पैलोलिथिक एज में पाए जाते थे। हिमयुग के बहुत बाद में इनको यहां पर देखा गया है। अच्छा, पॉइंट निकल कर आता है कि इनके हमें साक्ष्य मिले पाटने में। पाटने कहां है? महाराष्ट्र में है पाटने। तो इसके एविडेंस है पाटने महाराष्ट्र में। एविडेंस कहां पे है? पाटने महाराष्ट्र में है। पाटने महाराष्ट्र में है। पाटने महाराष्ट्र में इसके एविडेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पाटने महाराष्ट्र में इसके एविडेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां आपको ये ना मिलेगा। अब तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और राजस्थान के बूंदी क्षेत्र में भी इसके कुछ एक साक्ष्य मिले हैं। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ो। भीमबेटका के शैल चित्र जो एक पुरापाषाण काल के हैं। पहली बात तो ये यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट है पहली बात तो ये, है ना, जो भीमबेटका केव्स हैं। और ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 2003 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ठीक, और ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में होगा। पूछा जा सकता है कि इसके बारे में ही बता रहे हो, किसने इसकी खोज करी है? 1957 में खोज होती है विष्णु वाकड़कर के द्वारा, बाई 1957, इन 1957 बाई विष्णु वाकड़कर, वीएस वाकड़कर, वाकड़कर के द्वारा खोज हुई है। वीएस वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज हुई है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट पूछा जाता है कि कितनी गुफाएं हैं? 750 गुफाएं हैं, 400 से ज्यादा चित्र हैं। गुफा कितनी है? 750 से ज्यादा है, से ज्यादा है। और इसमें चित्र कितने हैं? 400 प्लस हैं। चित्र आर 400 प्लस। चित्र कितने हैं? 400 प्लस है, 400 प्लस है आपके हो जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका निकल कर आता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच तो आज भी पाए जाते हैं। हाँ देखो, ऑस्ट्रिच देखोगे, ये देखो आप चलिए आगे देखो। भीमबेटका पुरापाषाण कालीन स्थल भारत की किस नदी घाटी के नजदीक है? नर्मदा में है, नर्मदा के नजदीक है। तो हथनौरा नाम की एक जगह है जो नर्मदा के ही नजदीक है। तो हथनौरा जो नर्मदा नदी घाटी में पड़ता है, तो वहां पे मानव की खोपड़ी मिली थी। मानव की खोपड़ी कौन सी की? होमो इरेक्टस की, हमारे होमोसेपियंस के जो चाचा थे। राइट, तो वो हमसे अधिक समझदार थे। क्यों नहीं बच पाए? अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों को आजकल लोग रहने नहीं देते। ठीक है, तो बेचारे मारे गए। उनके दिमाग में डेंसिटी कम थी, डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो हमसे समझदार थे। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, चलो हाँ भाई, रेलवे एनटीपीसी 2025 के सवाल है यहाँ। पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, भीमबेटका एक नोटेड साइट है पैलेलिथिक पीरियड की। ये लोकेट करता है भारत में कहां पर? तो भारत में कहां पर लोकेट करता है पैलेलिथिक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, पैलेलिथिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। करेक्ट आंसर इसमें है, फिर से वही बात आएगी, ये सवाल रिपीट हुआ है, सीजल टीयर 2 का है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये चित्रण है इनको भित्ति चित्र बोलते हैं, म्यूरल्स इनको बोला जाता है। इसको भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स बोलते हैं। इसमें नीले और लाल रंग का प्रयोग होता है। पंकज, जिसके पीछे का कारण है क्योंकि पहला वाला डेमो मुझे किन्हीं कारणों से हटाना पड़ा था। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, इनमें से कौन सी जगह प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए जानी जाती है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? अगेन भीमबेटका। नेक्स्ट है आपकी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप मैच कर लीजिए। अब ये सवाल मैंने पहले नहीं कराया ठीक है, क्यों नहीं कराया? रीजन है कि मैं कुछ एक सवाल नए भी इसमें ऐड ऑन करके लेकर आया हूं। नहीं, ये YouTube पे लाइव नहीं होगा, आप ये बैच में परचेज करके इसे देख पाएंगे। अब मेरी बात को समझना, बागौर जो है, बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। दूसरा पॉइंट है बागौर, इसमें जानवर पालन के साक्ष्य भी मिले थे। जानवर पालन साक्ष्य भी आपके मिले थे यहां पर, जानवर के डोमेस्टिकेशन के, एनिमल डोमेस्टिकेशन एविडेंसेस भी यहां से मिले हैं। ठीक है, चलो दूसरा दमदमा,
सर दमदमा के बारे में याद रखना, एक ही कब्र में 3 मानव मिले हैं, दैट इज एट यूपी। महदहा ये भी यूपी में है, और महदहा के अंदर हिरण के सिंह के आभूषण मिले हैं। सराय ये भी यूपी में है, और इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले। करेक्ट आंसर वुड बी बी, ए नहीं होगा, बी होगा। महदहा यूपी में है, राजस्थान में है। सराय राजस्थान में, बागौर है, बागौर राजस्थान में। आगे, प्रारंभिक मानव के द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ क्या थे? अरे वाह, देखो मैंने पूछा कि माइक्रोलिथ क्या थे। माइक्रोलिथ पत्थर के औजार थे, छोटे छोटे थे, और ये मिडिल पैलोलिथिक एज में ये आए थे, आपके मेसोलिथिक एज में आए थे। मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है? मध्य पाषाण काल में आए थे। मध्य पाषाण काल में आपके ये आए थे, मध्य पाषाण काल में। तो ये बहुत सिंपल है, ये मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिले हैं। कोई समस्या है सर? इतनी सी भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट मूव फर्दर करते हैं। भारत में माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का व्यापक उपयोग, ठीक है, और पशुपालन के शुरुआती संकेत किस काल में मिलते हैं? अगेन दिस इज दिल्ली पुलिस क्वेश्चन ऑफ हेड कांस्टेबल एग्जामिनेशन, एंड कमाल की बात है कि इसके बारे में आपको जवाब देना होगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी? एक्चुअली इलाहाबाद की संधि 1762 में 2 क्रम खंडों में हुई थी, एक 12 अगस्त, एक 16 अगस्त। दूसरी वाली संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। अवध के नवाब से 52 लाख रुपए लिए गए थे युद्ध के हार जाने के तौर पर, और कड़ा मानिकपुरी की सूबेदारी उसको मुगलों को देनी पड़ी थी। देखिए इसका सही जवाब है आपका कि सर ये नवपाषाण काल में हो सकता है। क्या पूछा है? माइक्रोलिथ, सॉरी, पीछे मैंने बताया था मध्य पाषाण, करेक्ट ही बताया था, गलत नहीं हो सकता। मध्य पाषाण के लोगों के द्वारा शिकार का आमतौर के किस प्रकार के हथियारों का यूज किया जाता था? बार्बेड स्पीयर्स, छोटी बात है ना, तो छोटे छोटे दांते होंगे उस पर। गुजरात में लंगनाज जो सूक्ष्म पाषाण औजारों और आखेट समुदायों के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, भारत के किस ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रवस्था से संबंधित है? बताइए कारण क्या है इसके पीछे, और थोड़ा सा बताएं। देखिए लंगनाज एक ऐसा क्षेत्र हुआ जो औजारों के लिए, आखेट संग्रहकर्ता के लिए बड़ा फेमस है। तो सही जवाब के तौर पर आप मेसोलिथिक कल्चर को ही याद रखेंगे, मध्य पाषाण संस्कृति को ही याद रखेंगे। सटीक बात तो यही है कि आप मध्य पाषाण काल को याद रखें, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंगनाज गुजरात का एक ऐसा क्षेत्र भी है जो मध्य पाषाण काल का है, तो उसमें वैज्ञानिक उत्खनन बहुत ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो माइक्रोलिथ्स के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था ये। अखज आपका कहां देखने को मिलता? अखज इज एट गुजरात। अखज किस लिए फेमस है? बहुत बार पूछ लेता अखज किस लिए फेमस है, कि सर यहां पे आभूषण मिले हैं, ठीक है। इस तरीके के स्थल हैं, मानव जीवन के साक्ष्यों के अध्ययन के लिए अलग से सेंटर भी बना है। यहां आभूषण मिले हैं, मानव के पत्थरों के छोटे उपकरण मिले हैं, तीर कमान तकनीक मिली है, ये सब गुजरात में। किस काल को खाद्य उत्पादक चरण कहा जाता है? मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कब करी? तो मनुष्य ने कृषि की शुरुआत यहां पर करी थी। मनुष्य द्वारा कृषि का प्रारंभ कब किया गया? कृषि का प्रारंभ कब किया गया? कब किया गया? तो मनुष्य के द्वारा कृषि का प्रारंभ कब किया गया, वो यहां पर आप देख सकते हैं कृषि का प्रारंभ कब हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? वेयर हैज द अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? अब इसका आंसर देखो, क्योंकि ये सवाल एमटीएस 2019 सीजीएल 2016 का है। अगर यही सवाल 2026 का होता, कीप अंडरस्टैंडिंग, यही सवाल 2026 का होता, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होता, सराय नाहर, ठीक है, उत्तर प्रदेश होता। लुहारा देव यूपी इसका आंसर होता, लुहारा देव यूपी इसका आंसर होता। तो करेक्ट आंसर है इसका इस हिसाब से तो मेहरगढ़ है, क्योंकि ये तकरीबन 6500 वर्ष पुराना है, ये लगभग 7000 वर्ष पुराना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि यहां मिले हैं चावल और यहां मिले हैं जौ गेहूं, जौ प्लस गेहूं मिले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें याद रखेंगे। क्या कोई समस्या है?
ठीक है, पहले फसल कौन सा उड़ाया गया था? जौ सबसे पहले उगाया गया था, ऐसा माना जाता है। बट इस हिसाब से तो चावल पहले हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़िए। पाषाण काल की पहली स्थायी बस्ती जहां कृषि शुरू हुई थी, किस काल की विशेषता है? सर मैं बता रहा हूं, नियोलिथिक एज में ही कृषि शुरू हुई थी। चैल्कोलिथिक पीरियड वो था, चैल्कोलिथिक पीरियड वो था जब कॉपर की खोज हो गई थी, लेकिन कॉपर की खोज से पहले ही ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता नहीं है? ठीक है, मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता नहीं है। एक बच्चे का कहना है डेली न्यू बैच लेके आया, तो रियल यादव मैं डेली न्यू बैच नहीं लाता। पहला तो आप अपना दिमाग में ये बिठाओ बाबा भाई कि मैं डेली न्यू बैच नहीं लेकर आता, कभी कभी लेके आता हूं, उसमें भी इच्छा है आपकी। ठीक है, अब कमेंट करनी है तो कमेंट करते जाओ। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, अगर नवपाषाण काल की विशेषता नहीं पूछ रहा है, पशुओं का घरेलूकरण, ये मध्यपाषाण काल के अंदर, अच्छा विशेषता नहीं है, ओके ठीक है। यूज ऑफ पॉटरी, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग इन्होंने किया है। कांस्य उपकरणों का योग, ब्रॉन्ज टूल, ये तो नहीं हुए, क्योंकि ब्रॉन्ज टूल यूज होंगे चैल्कोलिथिक पीरियड में, चैल्कोलिथिक पीरियड में शुरू होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ था। बेटा शुरू तब हुआ था, पर इसमें चल तो रहा था, शुरू तब हुआ था बट इसमें चल तो रहा था। नहीं, आप सभी जानते हैं कि ये मेरी पॉलिसी रही है कि मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा रहता है हमेशा से। भारतीय प्राचीन इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन से के पहले साक्ष्य मिले थे? पहले जो साक्ष्य मिले हैं मिट्टी के बर्तन के, वो कहां से मिले हैं? ठीक है, मिट्टी के बर्तन के पहले साक्ष्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बताएंगे सर मिट्टी के पहली बार बर्तन कहां से मिले? न्योलिथिक एज से, नवपाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन की जरूरत कब पड़ी? जब कृषि की गई। कृषि की गई किसके दम पर की गई? बर्तनों के दम पर ही की गई थी। तो ये सारी चीजें इसी में आपकी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो आगे बात करते हैं। ये लीजिए, निम्नलिखित में से किस काल के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक चातल हयूक था? चातल हयूक जो था ये नवपाषाण काल का है। चातल हयूक नवपाषाण काल का है और ये चीन का है। चातल हयूक कहां का है भाई? ये चीन का आपका हो जाएगा, चातल हयूक चीन का है। ठीक है, और यह एक बहुत अच्छा तरीके से बसा हुआ है, 5700 वर्ष पूर्व का है। बिल्कुल सटे हुए घर रहते थे, गलियों की बजाय लोग छतों के रास्ते घरों में प्रवेश करते थे। इसका एक अलग ही लेवल था। ये देखिए, घर सटे हुए होते थे, प्रवेश करना है तो घरों में ऐसे ऊपर से प्रवेश करना पड़ता था। बहुत अजीब सा था। करेक्ट आंसर है नवपाषाण। ये चाइना की साइट है। चातल हुयाक इंडिया नहीं चाइना की साइट है। कहां की है? चाइना की साइट है चातल हुयाक। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए आपको भी। ठीक, चातल है कि स्थान का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेल्ट नवपाषाण काल की कौन सी वस्तु है? ये सीजीएल 2022 का सवाल है। अब नए सवाल आने शुरू होते हैं। जिसने पहले डेमो भी लिया हुआ है उनके लिए भी नए सवाल आने शुरू होते हैं। अंकित कुमार, जिस किताब की आप बात कर रहे हैं मैं उस प्रकार की 3 किताब पहले ही लिख चुका हूं। मैं ऐसा शिक्षक बिल्कुल नहीं हूं जो किसी एक किताब का एक्सप्लेनेशन दे, है ना, याद रखना। एक छोटा सा अपडेट ये कर लेना भाई, चातल हुयाक टर्की में है। आई एम सॉरी, दिस इज द टर्की, और ये 5700 बीसीई का है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना है। जस्ट मेक इट फ्री, जस्ट मेक इट लर्न। अब मैंने पूछा सेल्ट क्या होता था उस समय पर। सर सेल्ट को एक उपकरण की तरह काम करता था, एक टूल था सेल्ट। सेल्ट क्या था? दैट वाज अ टूल। कुल्हाड़ी की तरह ये होता था। ठीक है, चलिए कुल्हाड़ी की तरह होता था। ठीक है, याद रखना। देखिए, एक बच्चा है सौरभ मौर्य, इनका कुछ आरोप है मेरे ऊपर। मैं सभी बच्चों को पढ़ाना चाहूंगा कि लेखपाल के एग्जाम के लिए मैंने नहीं पढ़ाया है। अनुपम सैनी और बाकी छात्र इस बात के गवाह हैं कि मैंने उस एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाया है। मूर्खता भरी बातें ये बच्चा कर रहा है। जिस एग्जाम के लिए बात कर रहा है उस एग्जाम में मैंने नहीं पढ़ाया है। स्टिल अगर ये कमेंट करता रहता है मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अनिकेत कैसे हैं भैया?
आपको ये समझिएगा, ये नियोलिथिक एज का ये होता क्या था, दिस इज पॉलिशदार, दिस इज पॉलिश्ड, दिस इज पॉलिश्ड एक्स, ये पॉलिशदार कुल्हाड़ी होती थी। ठीक है चलो, ठीक है चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल्ट होते थे लकड़ी या हड्डी या सिरन के सींग में फंसा लिया, सींग काट दिया, नाड़ में मार दिया, नाड़ काट दी, तो उस चीज के लिए यूज होता था सेल्ट। इसके साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं, इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं, एविडेंस मिले हैं बुर्ज होम से। एविडेंस कहां से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से, बुर्ज होम से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? एश माउंड आर एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक कल्चर ऑफ विच रीजन? जो एश माउंड है वो किस चीज से रिलेट करते हैं, बताइए, बताओ फटाफट से। सर ये साउथ इंडिया से एश माउंड रिलेट करते हैं। संगन कुल्लू नाम का एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है संगन कुल्लू। संगन कुल्लू कर्नाटक में है, वहीं पर इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है चलो, तो ये संगन कुल्लू में इसके साक्ष्य मिले हैं, संगन कुल्लू में साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले संगन कुल्लू में मिले हैं। ठीक है, तो राख के टीले कहां मिले, संगन कुल्लू नाम की जगह पर मिले हैं। कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, याद रखेंगे। और पिकलीहल से भी मिले हैं। आंध्र प्रदेश के संगन कुल्लू कहां पे, कर्नाटक में, जस्ट बता के हटाऊं यार। क्या एक ही जगह राख के टीले मिले हैं और नहीं मिले? मिले हैं। पिकलीहल से मिले हैं, आंध्र प्रदेश का पिकलीहल है वहां भी है, आंध्रा का पिकलीहल वहां से भी मिले हैं। आंध्रा का जो पिकलीहल है, पिकलीहल यहां से भी मिले हैं। दूसरा जो कश्मीर वैली है, इसमें अंडरग्राउंड हाउसेस भी मिले हैं, अंडरग्राउंड हाउसेस के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, याद रखेगा। 33वां सवाल है, बुर्ज होम में किस प्रकार का दफनाना पाया गया था? बुर्ज होम जो था, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। यहां पर भूमिगत गड्ढे करके मनुष्य को दाबा गया था, और यह मनुष्य प्लस कुत्ते भी दफन किए गए थे। यहां ना केवल मनुष्य थे, मनुष्य के साथ कुत्ते भी दफन इसमें किए गए थे, कुत्ते का ब्यूरियल भी था, दफन करना भी यहां पर बताया गया था। ये सीजीएल 2025 का सवाल है, थोड़ा ध्यान से रखना। मास ग्रेव्स आपको यहां से नहीं मिलती, ये आपको लंगनाथ से मिलती है, लंगनाथ गुजरात से मिलती है। मास लेवल पर यहां कई सारे लोगों को एक साथ दबाया था। मैगलिथ टॉम इजिप्ट सभ्यता से हुआ करती थी, ये यहां से नहीं होती। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, किस पाषाण कालीन संस्था से जेडाइट स्टोन पाया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ जेडाइट स्टोन फाउंड? जेडाइट स्टोन कहां पाया गया था, बताएं। सर जो जेडाइट स्टोन था, हम इसके बारे में बात करते हैं, असम के अंदर दीमा हसाओ में मिला था। असम के अंदर दीमा हसाओ में मिला था। असम में दीमा हसाओ एक जगह हुई है, तो ऑप्शन में ही नहीं है। असम में दीमा हसाओ नाम की जगह पर यह पत्थर मिला था। शार्प पैना, हरे कलर का, पानी में चमक मारती है। ठीक है चलो, देखो मेरी बात को समझना। जो आपका असम क्षेत्र है, वहीं पर आपका एक नवपाषाण काल की सभ्यता है, दाऊजली हॉर्डिंग। दिस इज न्योलिथिक एज साइट है ये। न्योलिथिक एज साइट आपकी ये हो जाएगी, न्योलिथिक एज साइट है वैसे भी आपकी, ये नाम है दाऊजी हॉर्डिंग, दाऊजी हॉर्डिंग। तो ये आपका यहां पर मिलेगा। ठीक है चलो, क्या हुआ? क्या बात है अनुपम, आप तो हमारी जबान बोलने लगे। किस नवपाषाण कालीन स्थल को उत्तर भारत का बुर्ज होम कहा जाता है? ओके परफेक्ट। इसमें क्या है, जैसे न्योलिथिक साइट कंसिडर्ड, मतलब नॉर्थ ईस्ट का बुर्ज होम किसे कहा जाता है? मेरी बात को समझना। नहीं अभी नहीं हुआ है रोहित। देखो नॉर्थ ईस्ट का बुर्ज होम किसे कहा जाता है? दाऊजली हॉर्डिंग। रीजन, यहां भी मनुष्य को दफन किया गया है। मनुष्य को दफन किया गया है, दफन किया है। दफन किए से मतलब क्या है? ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड, ब्यूरियल्स अंडरग्राउंड। ये मनुष्य को यहां दफन किया गया है, अंडरग्राउंड उनको दाबा गया है। ठीक है, याद रखना।
तो करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ में आया? यस सर, समझ में आया। मेरी बात को समझना, यहीं पर जेडाइट पत्थर पाया जाता है जो बहुत कीमती होता है। जेडाइट स्टोन यहीं पर पाया जाता है जो बहुत कीमती होता है। ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताम्र पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है सर? ताम्र पाषाण का मतलब होता है कॉपर एंड स्टोन। ये 2026 में एमटीएस के पेपर में आया है। क्या इसका कोई लेवल है इस सवाल का? क्या इस सवाल का कोई लेवल है आपके सामने? सर कोई लेवल नहीं है। ये 2000 से लेके तकरीबन 1000 के बीच का टाइम था इसका, 2000 से लेके 1000 के बीच का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का समय आपका ये होगा, या कह लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रांजिशन के साथ यह चलेगा। या आहार संस्कृति वगैरह जैसी चीजें बहुत अधिक देखने को मिली है। कोई समस्या? चलो कोई नहीं। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? कॉपर। CHSL MTS। कॉपर एज की वजह से इसका नाम फिर चैल्कोलिथिक रखा गया। ठीक है, परफेक्ट, बहुत आसान था ये भी। सोना हमने इनके बाद यूज किया था। सोना हिंदू यूनानी जब आए तो वो कॉइन्स चलाने लगे। हालांकि सोने को हम जरूरी तब तक समझने लगे थे, बट कॉइन्स उन्होंने ही चलाए। आयरन वैदिक एज में आता है। वैदिक एज में आता है। इसके बाद से ही और चीजें आपकी थोड़ी अलग अलग हुई हैं। ठीक है, उस चीज को भी समझ के चलिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लीजिए 38। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी जिसका कारण ताम्रपाषाण काल की शुरुआत से था? फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, भाई कॉपर है आंसर। ये 2025 का सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का। प्राचीन भारत में प्रारंभिक मानव समुदाय द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? अगेन ब्रॉन्ज है, CGL Tier 2 2025। तो ये सवाल इतना पॉपुलर है कि बार बार आ रहा है। दैट इज CU कॉपर। ठीक है, CU कॉपर आप देख लीजिएगा, 5000 साल पहले इसका यूज हो गया था। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये जो सवाल है ये फेज 13 का है 2025 का। इसका भी बताइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने पूछा गया है, इसको समझिएगा। भारत में ताम्रपाषाण काल के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की तकनीक ज्ञान से अधिक लाभ नहीं हुआ। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति आमतौर पर सिंधु घाटी के लोगों की तुलना में बाद की है और अधिक अलग थलग थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन साइट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन साइट थी। मेरी बात को समझना मेरे भाई, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन साइट थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई, इसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ है। और वो जो चैल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ वो अलग अलग जगह पे बसा था। राजस्थान में आहार बस गया, मध्य प्रदेश में मालवा बस गया, ठीक है, नवदा टोली आपका बस गया महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसे अलग अलग बसा है, तो लोगों में ज्ञान विकसित नहीं हो पाया। प्रागैतिहासिक काल के बर्तनों पर सबसे पहले चित्रकारी किस काल में देखी गई? बर्तनों पे चित्रकारी ताम्रपाषाण काल में, क्योंकि वो संभव हो पाया था। अब इसके अंदर आपका है CPU 2025 का है, आइडेंटिफाई करेक्टली मैच पेयर। इसमें ये आपको बताना है कौन कौन से पेयर इसमें करेक्टली मैच होते हैं। कालीबंगा में फायर अल्टर मिले हैं। ठीक है सर जी। और चैल्कोलिथिक कल्चर यूज ऑफ बोथ कॉपर एंड स्टोन। मैगस्थनीज, ठीक है, ने अर्थशास्त्र नहीं लिखी, इसने इंडिका किताब लिखी है। अर्थशास्त्र आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। ठीक है, परफेक्ट। ये भी फेज 13 का सवाल है। इसमें बताइए, ब्यूरियल्स के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए हैं, देखो फटाफट। महाराष्ट्र में दफन उत्तर दक्षिण दिशा में होते थे। ब्यूरियल्स वर इन द नॉर्थ साउथ ओरिनेशन, परफेक्ट है। साउथ में इन द ईस्ट वेस्ट ओरिनेशन, ये भी करेक्ट है। पोस्ट क्रिमिनेशन बुरियल्स वर कॉमन इन वेस्ट बंगाल, हाँ जी बिल्कुल है। अब इसका मतलब क्या, देखो होता क्या था कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर दक्षिण की तरफ सर करके दबाया जाता था, पूर्व पश्चिम की तरफ दबाया जाता था दक्षिण भारत में। दाह संस्कार के बाद दफनाया जाता था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल भी है, पांडुराजार टिब्बी, पांडुराजार टिब्बी। और ये बताता है हमारे यहां क्षेत्र डायवर्सिटी। ऑल बिल्ड्स इन चैल्कोलिथिक इंडिया वर यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है। कह रहे चैल्कोलिथिक पीरियड में सब जगह सेम था, नहीं था, हर जगह अलग अलग था। ठीक बात, पहला और तीसरा इसमें सही होगा। नेक्स्ट है आपका महापाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, द मेगालिथिक साइट आपसे पूछा जा रहा है। जो रिवर गोद पे बसा हुआ है वो कौन सा है? इनाम गांव महाराष्ट्र, गोद रिवर पे है। हल्लूर कर्नाटक है। हयान बैनकल यहां है नहीं। पोत्रु यहां पर बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, तो इनाम गांव फेमस है इस चीज के लिए। ओके, यहाँ के लोग जौ, गेहूं, मसूर, मटर खाते थे। लोह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस समय के दौरान लोहे ने मुख्य रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में किसको प्रतिस्थापित किया था। ये सीजीएल 2023 का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। दरअसल इसने क्या किया था, इसने ब्रॉन्ज को प्रतिस्थापित करा था लोह युग में, ब्रॉन्ज की जगह ये आ गया था। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो भाई ये रही आपकी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन और भी छोड़े गए हैं जो कल के लिए आपको मिले हैं, कृपया करके इनको देख के आना। मैंने 45 क्वेश्चन करा दिए हैं और तकरीबन 30 क्वेश्चन घर के लिए दिए हैं, पढ़ लेना। कल की क्लास में हम उन 30 क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे और अगला टॉपिक भी शुरू करेंगे। अगर आप लोग इसी तरीके के लेटेस्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं और इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तरीका बहुत सरल है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं अभी फटाफट जाके। एमसीक्यू स्पेशल बैच है, 150 दिन में मैं इस बैच को खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।